हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 23 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 24 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 23 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षर मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 24 से। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दे रखा है। ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों ये बी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। दोस्तों कूटों से अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बुराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच में स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ का जो पठार है ये दोस्तों सॉरी बोराट का पठार है, ये गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर राजसमंद दे रखा है, इसलिए अपना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 और 3 क्या है, सही है। बाकी पहला इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसमें 2 और 3 दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है। राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरावली या पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। थार या अन्य शुष्क क्षेत्र भी राजस्थान में है। विंध्य और मालवा पठार सहित पठार है राजस्थान में, बिल्कुल सही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये दोस्तों आप सभी को पता है कि पश्चिमी घाट कहाँ पर है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा उधर है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये राजस्थान का प्रभाग नहीं है। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये उदयपुर में है, सभी को पता होगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अभी के अनुसार 32,921 वर्ग किलोमीटर है। 32,921 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। बताइए, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का समय है वो कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा वो है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। वर्षा ऋतु का समापन हो जाता है और दोस्तों धीरे धीरे इसमें सर्दियां हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु दोस्तों कैसे कौन सी है। अब पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को पता होना चाहिए, अलवर, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसमें उपाद्र जलवायु प्रदेश है ये, उपाद्र जलवायु। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती कहां से निकलती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये उदयपुर जिले से निकलती है दोस्तों, ये कोटड़ा क्षेत्र से। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है। बताइए कौन सी नदी नहीं गिरती है सांबर में। दोस्तों देखिए, मेंथा गिरती है,
रूपनगढ़ गिरती है, खंडेला गिरती है, लेकिन जोजड़ी नहीं गिरती। जोजड़ी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब या छिड़काव या दोस्तों स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है? ये तो आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है नर्मदा नहर परियोजना की। वहां पर दोस्तों ये स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है वो दोस्तों इसको अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि फुहारा सिंचाई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे राज्य कौन से हैं? दोस्तों चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 13.5% है। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर जो दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ये इसमें कथन है वो इसमें सत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? बताइए, जनसंख्या के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों भील। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों राज्य में भीलों की जनसंख्या के आधार पर दोस्तों दूसरा स्थान है और इनकी कुल आबादी दोस्तों 41 लाख है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग के संबंध में सही है? बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग के संबंध में कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका उद्घाटन 9 अक्टूबर 2021 को हुआ, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये कथन। ठीक है दोस्तों, 9 सितंबर को हुआ था इसका उद्घाटन, तो यहाँ पर अक्टूबर दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के द्वारा दोस्तों ये इसका उद्घाटन है वो किया गया, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। सी नंबर का देखिए, इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर गंधव भास्कर खंड पर किया गया है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने को सत्य कथन बताना था, चौथा भी इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 12/10/1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई? बताइए, ये तो दोस्तों रेल बस नाम तो सुना ही होगा, और ये दोस्तों मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चलती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें एक ही डब्बा चलता है दोस्तों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन दोस्तों सभी को पता होगा, ये गंगानगर जिले में होता है इसका उत्पादन। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ये भी याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंगानगर ऑप्शन में दे रखा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों देबारी में है। कहां पर है? देबारी में। सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। 4 एग्रो फूड पार्क हैं वो दोस्तों बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में विकसित किए गए हैं। ठीक है, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक यानी कि खड़े विष्णु के मिले हैं, तो दोस्तों क्या मिले हैं?
विष्णु के कहां पे मिले हैं दोस्तों? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, जोधपुर के संग्रहालय में रखे गए दोस्तों उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक यानी कि खड़े विष्णु है वो पाली में मिले हैं। कहां पर? पाली में। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 5 स्तरों में। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 स्तरों में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस अवधि तक या किस अवधि के दौरान था? तो दोस्तों राजपूत काल है वो माना जाता है दोस्तों 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का शासक वो था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। कथन या आर, कथन ए सही है या आर सही है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, दोस्तों बिल्कुल सही है। उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। और दोस्तों यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक की ठीक व्याख्या करता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व है वो किया था, किसने किया था? एकी आंदोलन का नेतृत्व है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कहां से किया था ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है मातृकुंडिया, वहां पर दोस्तों ये आंदोलन है वो प्रारंभ किया था। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही, मोतीलाल तेजावत। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का दोस्तों भुगतान की शुरुआत की थी। 5 रुपए के भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था? तो उस नए कर का नाम था दोस्तों चौरी कर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चौरी कर। और ये कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1903 में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में की गई थी? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणक्यलाल वर्मा ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो वो था दोस्तों सीधा सा है, उत्तर प्रदेश के टच में कौन सा है? वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, वो है धौलपुर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? दोस्तों उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादा बोली जाती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मेवाड़ी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये पद्मनाभ के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए परीक्षा में 50 प्रश्न राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। और वही अपन यहाँ पे 50 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपन जनरल साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे, फिर करंट के, फिर मैथ के, फिर पशुपालन से संबंधित प्रश्न। बिल्कुल हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल की ये मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है।
दोस्तों अगर आपने मॉडल पेपर की और यानी कि और मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दें, और उनका जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बताइए दोस्तों, छोटे बच्चे के पहली बार बाल है वो किस देवी या देवता के सामने काटे जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वो काटे जाते हैं किस समारोह में? ठीक है, तो दोस्तों जड़ूला। ठीक है, जड़ूला ये अपन किसी भी देवता के आगे है वो चढ़ाते हैं, जड़ूला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, सही उत्तर जड़ूला। आगे देखिए, सबकी अपनी अपनी परंपरा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिश्नोई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? दोस्तों बिश्नोई किसकी पूजा करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी की। बिश्नोई संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे संत जाम्बोजी। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों पिपासर नागौर में हुआ था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत है वो कौन से थे? बताइए, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत है वो कौन से थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण मानव अंग पर पहने जाने वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए सुरलिया आभूषण है, ये कान में पहना जाता है। तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। रमजोल आभूषण यहाँ पर कलाई दे रखा है। दोस्तों ये जो रमजोल आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ताराबात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराबात की ओढ़नी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों द्वारा किया गया था। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को कहा जाता है, तो दोस्तों इस नृत्य को क्या कहा जाता है? इस नृत्य को दोस्तों कच्ची घोड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा और ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नड़ क्या है? बताइए नड़ क्या है? तो नड़ दोस्तों ये एक लंबी बांसुरी है नड़। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? तो दोस्तों कल्ला जी को। राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी, बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? दोस्तों शिला देवी का जो मंदिर है ये आमेर के किले में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? बताइए श्राद्ध पक्ष। दोस्तों श्राद्ध पक्ष है ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये श्राद्ध मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें 15 दिनों में लोग अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को जल देते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? बताइए तेजाजी पशु मेला। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन
नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा महाराणा जगत सिंह प्रथम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, और महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को उदयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, ये भी याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, महणसर महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कहां पर है ये? तो दोस्तों झुंझुनू जिले में है ये महणसर, और दोस्तों ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात की सेना को पराजित करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये बीकानेर में स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला बताइए कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में है ये कुंभलगढ़ का किला। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजसमंद में है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया था। बताइए चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर राणा कुंभा के द्वारा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ राजस्थानी लोक नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ जातियां दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए नेजा नृत्य दोस्तों भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और वालर नृत्य गरासिया समुदाय का ये नृत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 4 3 1 2 4 3, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये वर्तमान में तो दोस्तों अगर नए जिले बने हैं, ठीक है, उसके अनुसार तो ये अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नए जिलों के अनुसार नहीं आता है तो यहाँ पर श्री गंगानगर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 51 से लेके 75 तक 25 प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है। एक पदार्थ बताइए कौन से छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया का प्रकार होगी? बताइए दोस्तों। यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अपघटनीय। क्या हो जाएगा? अपघटनीय, यानी कि एक पदार्थ छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी अपघटनीय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया दोस्तों 3 प्रकार की होती है, एक विद्युत अपघटन, एक तापीय अपघटन और एक प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? बताइए कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पीतल है, इंडियम है, नाइट्रोजन है, ये तीनों मिश्रण धातु है, लेकिन पारा नहीं है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर है ये दोस्तों क्या है? अधातु है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? कौन आघात वर्धनीय नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, लेकिन ग्रेफाइट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट अधातु होने के कारण
दोस्तों आघात वर्धनीय नहीं होता, इसकी परतीय संरचना होती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? दोस्तों लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O। N2O यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों NOx भी बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बताइए, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों मरकरी यानी कि पारा का गलनांक है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पारद, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा किस फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों देखिए अनंत दूर की यानी कि अनंत की वस्तुएं देखने के लिए उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और फोकस दूरी दोस्तों 100 सेंटीमीटर हो वो प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अवतल लेंस और 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है? तो दोस्तों यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है जूम लेंस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु की आंखें भूरी, नीली या काली होगी। यह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है रक्त पटल पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रक्त पटल पर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। 64 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन दोस्तों किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवक्र से। अधिवक्र से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर इसमें इंसुलिन का स्रावन तो दोस्तों अग्नाशय से होता है। ठीक है, किससे होता है? अग्नाशय से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय। नेक्स्ट आगे देखिए, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग की रोकथाम के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसको अपन तपेदिक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये गुर्दे या वक्र यानी कि किडनी से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? मेंडल का
स्वतंत्र अपव्यय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 9:3:3:1। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए। डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉरिस विल्किंसन, ठीक है, मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए। दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दे रखा है, दूसरी तरफ विटामिन दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रिकेट्स रोग है ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी रोग है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएबीसी कुट भाषा वगैरह में अपन देखें तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें डीएबीसी दे रखा है। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। दोस्तों ये हैजा होने का कारण क्या है? दोस्तों इसका एक जीवाणु होता है दोस्तों, विबियो कोलेरा, ठीक है, उसके कारण ये होता है और ये मक्खियों द्वारा फैलता है। और दोस्तों रोगी के शरीर में जल की कमी होकर दोस्तों रक्त संचार है वो धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती? बताइए कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ती या नहीं होती? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है निमोनिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निमोनिया। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए कठिन सामग्री क्यों माना जाता है? प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए कठिन सामग्री क्यों माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है क्यों? क्योंकि दोस्तों विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन के कारण दोस्तों इसको कठिन सामग्री है वो माना जाता है। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्न में से कौन सा विचार नहीं है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्न में से कौन सा विचार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट उत्पादन को रोकना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणविक है? बताइए कौन सी अधातु बहु परमाणविक है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सल्फर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सल्फर, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितनी है? 16। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों देखिए इसमें ये सही से टाइप नहीं हुआ तो इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए Mg3N2 प्लस 6H2O 3MgOH2 प्लस 2NH3, ये दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें देखिए सही से टाइप है वो नहीं हुआ है, इसमें ये 2 मिसिंग है, ठीक है। देखिए अब अपन है वो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 25 सितंबर को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 25 सितंबर को। आगे देखिए, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों ये डिजिटल लर्निंग से है, डिजिटल लर्निंग से इसका संबंध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पुणे एयरपोर्ट का नाम है वो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरत में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सूरत में। आगे देखिए,
लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों वो है अश्वनी वैष्णव। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये अश्वनी वैष्णव, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान ने की है। आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों जूडो, जूडो खेल से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूडो, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है ओडिशा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा। आगे देखिए, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो वो है दोस्तों शंख एयर। कौन सी है? शंख एयर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन प्रश्न है वो यहाँ पे मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, दूध और पानी के 42 लीटर के मिश्रण में दोस्तों दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी कि 7, ठीक है। 7 का भाग दे दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 6 बार गया ना, ठीक है। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया दोस्तों 30 लीटर, तो इसमें क्या हो गया दूध, और 12 लीटर इसमें क्या हो गया दोस्तों पानी, ठीक है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दोस्तों ये हो गया 15, ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 30 और 15 का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 15 से ये 1 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4,980 हो तो उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों सीधा सा है भाई, 4,980 है ये खर्च है इसका, तो दोस्तों अपने को 100% निकालना है, तो इंटू 100 बटे भाई 100 में से 17 गए तो कितने बचे? 83, बस निकाल लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें कितना? 6,000। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। दोस्तों ये सीता है और ये दोस्तों रहीम है, ठीक है। तो सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, यानी कि ये 125 है, तो दोस्तों रहीम की आय कितनी है? 100। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत कम है? सीधा सा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोनों में अंतर कितने का आ गया? 25 का, तो 25 बटे 125 इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से कितनी बार कटा? 5 बार कटा, तो 100 में 5 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 20%। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 20% कम है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपए कम कर देता है, ठीक है। 39 रुपए क्या कर देता है? कम कर देता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य को। 10% लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है? दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए इसमें 3% की हानि में बदल जाता है, तो दोस्तों ये 97 हो जाएगा। और इसका दोस्तों दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा?
तो दोस्तों ये अंतर हो जाएगा 13 का। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 13, देखिए शुरू से देखिए इस प्रश्न को, इसको अपन माना कि अपन ने वस्तु का मूल्य मान लिया दोस्तों x, ठीक है, तो यहाँ पे 10% का लाभ है, तो यहाँ पर 110 x बटे 100 इसको लिख सकते हैं, माइनस 39 कम कर देता है तो इसको अपन 39 बराबर दोस्तों 3% क्या नहीं हो रही है, तो 97 x बटा दोस्तों 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तो 13x बराबर दोस्तों इसमें 3900 आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 3900 बटे 13, यानी कि x बराबर 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 7% की हानि होती है, जब वह उसी वस्तु को 35 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 7% की हानि हो रही है, ठीक है, माना कि वस्तु है वो दोस्तों 100 रुपए की है, तो 7% की हानि हो रही है, तो दोस्तों कितने की हुई वस्तु 93 रुपए की। ठीक है, यानी कि 31 रुपए में बेचने पर दोस्तों हानि का मूल्य है वो कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93, तो एक हानि का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 93 बटे 31, तो यहाँ पर दोस्तों 35 हानि में बेचता है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 93 बटे 31 इंटू 35, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 105% आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5% अधिक है, तो इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस धन का 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 हो जाएगा। बताइए किस धन का 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, सीधा सा है, आप मूलधन ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन अधिकतर दोस्तों जो एक पूर्ण संख्या है वही होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10,000 ऑप्शन में उठा लिया। ठीक है, अब दोस्तों 10,000 का आप क्या कर लीजिए 15% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा, 1500 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11,500, नॉर्मली बता रहा हूं। ठीक है, 11,500 का आप 15% निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 5 से 3 बार गया, ये दोस्तों 20 बार गया, ये 0 से यहाँ पे 0 कट गया, और 1150 को 1150 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 1075 आ जाएगा। 1075 को दोस्तों आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3,225। अब 3,225 10,000 के अंदर जोड़ दीजिए, ये अपना क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 13,225 हो गया। ठीक है, आगे देखिए कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगी, इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगी, तो दोस्तों एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 4 वर्ष में वो क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए अपने पास में 100 रुपए है, ठीक है, और ये 4 वर्षों में 200 रुपए हो गए, तो यहाँ पे दर है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दर है वो दोस्तों इसमें 25% हो जाएगी। ठीक है, तो उसी दर से ये 16 गुना कितने वर्ष में होगी, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्षों में वो दुगनी हो रही है। ठीक है, तो 16 गुना 4 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें 16 वर्षों में ये 16 गुना होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसका सूत्र है, सूत्र के अनुसार आप निकाल सकते हैं इसको। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है,
कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों दर है वो यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। ठीक है, मिश्र धन यहाँ पर 3 दे रखा है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों इसमें 2। ठीक है, तो यहाँ पर समय बराबर 2 इंटू 100 बटे 1 इंटू 5, तो यहाँ पे ब्याज इंटू 100 1 इंटू 5। ठीक है, यानी कि समय इंटू दर, समय अपने को यहाँ पर निकालना है। मूलधन है दोस्तों ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है वो क्या है, ब्याज है, इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो दोस्तों अपने को समय निकालना है, तो आप यहाँ पे काट लीजिए इसको। तो ये कितनी बार कटा दोस्तों, 20 बार कटा, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40 वर्ष में दोस्तों ये तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी, 18 महीने बाद में राशि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए मूलधन है वो अपने पास दे रखा है 2000 रुपए। ठीक है, अब इसमें दोस्तों दर है वो दे रखी है यहाँ पे 20%, और दोस्तों यहाँ पर इसकी दर की आधी हो जाएगी, इसमें अर्धवार्षिक हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 10 आधी हो जाएगी इसकी। ठीक है, समय दोस्तों 18 मास दे रखा है, तो 6 महीने की अर्धवार्षिक चल रहा है, तो दोस्तों इसमें 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। तो इसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 2000 इंटू यहाँ पे दर है वो आधी हो जाएगी, तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। ठीक है, बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2662। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो, तो x का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/63 इंटू 1/8 बराबर 1/21 इंटू x। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/63 इंटू 1/8 इंटू 21। बस, तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 1/24। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 होगा। 10 वर्षों बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए ए और बी की वर्तमान आयु यहाँ पे 4x + 5x दे रखी है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दोस्तों 4x + 10। ठीक है, 10 वर्षों बाद पूछा है ना। ठीक है, बटे दोस्तों 5x + 10 बराबर दोस्तों इनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 है, तो बराबर 5/6 अपन इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 × 5 25x। ठीक है, 10 × 5 10x, तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा दोस्तों इसमें, और इसका हो जाएगा दोस्तों 6 का 24x और 60x। तो यहाँ पे 24x + 60 बराबर दोस्तों 25x + 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें देखिए माइनस कर दीजिए इनको आपस में, तो यहाँ पर देखिए 10 बचे, x बराबर इसमें क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का अंतर है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तहत उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी के बाद का औसत रन क्या था, उसकी 11वीं पारी के बाद में औसत रन है वो क्या था।
दोस्तों 11वीं पारी के बाद में औसत रन मान लीजिए अपन ने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11x प्लस 60 बटे दोस्तों 12वीं पारी है, बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 11x प्लस 60 बराबर दोस्तों x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू 12 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11x प्लस 60 बराबर दोस्तों 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस 24 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 60 में से 24 गए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों सीधा सा है, इसमें अपने को क्या करना है 38 प्लस 5 इंटू 2.8 कर दीजिए भाई, 38 इंटू 5 38 प्लस 5 38 प्लस 5 इंटू 2.8, तो 2.8 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 और 14 कितना हो जाएगा 52, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और प्रत्येक क्रम से 5, 6, 7, 8 के अंतराल पर बजती है। 7 घंटे की पारी में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर अपने को 5, 6, 7, 8 का दोस्तों एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकलेगा दोस्तों 840 सेकेंड, 840 सेकेंड इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 घंटा, ठीक है दोस्तों, देखिए 7 घंटा बराबर इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों घंटियां एक बार सुबह 8 बजे बज चुकी है, तो 31 देखिए 7 घंटों की पारी में घंटियों के एक साथ बजने की जो संख्या है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार तो बज चुकी है, तो 1 प्लस 7 इंटू 60 इंटू 60 बटे 840। ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, इसमें काटोगे तो आप 30 आ जाएगा, तो एक में एक प्लस करोगे तो यहाँ पर 31 बार हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 315 है और उनका एचसीएफ 21 है और संख्याओं का अंतर 42 है। संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार है वो आप ज्ञात कर सकते हैं, 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन कुछ प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, छोटे पशु बकरी का भार मापन में प्रयुक्त करते हैं, तो बताइए कौन सी विधि भार मापन में प्रयुक्त करते हैं छोटे पशु यानी कि बकरी के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्प्रिंग बैलेंस विधि, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, खीस गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पीला रंग कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दूध की अपेक्षा गाढ़ा होता है खीस। ठीक है, खीस में वसा गोलिकाएं अनियमित आकार की होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तथ्य सही नहीं है। आगे देखिए, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही, ए व बी दोनों। आगे देखिए, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों मानकीकरण, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर मानकीकरण कहा जाता है। 105 नंबर का प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक राजस्थान द्वारा विकसित की गई है? बताइए भेड़ की कौन सी नस्ल है वो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित की गई है? उसका नाम है दोस्तों एविकालीन, एविकालीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा एविकालीन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे
106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में लगभग विलुप्त एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। आगे देखिए, दंत सूत्र में लिखे गए मित्रों के अंश दर्शाते हैं। तो दोस्तों वो अंश दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊपरी जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े के दांत। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल है? मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो वो है दोस्तों बुसरा। बुसरा है ये दोस्तों, मुर्गी पालन की एक भारतीय नस्ल है बुसरा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है? बताइए किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पल्सेटर को कहा जाता है दोस्तों, मशीन मिल्किंग का हृदय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 9%। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंदगी फैलाना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंदगी फैलाना। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वे रोग जो अचानक तेजी से आते हैं और थोड़ी देर में समाप्त हो जाते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो उग्र रोग कहलाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उग्र रोग कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्मी कंपोस्टिंग। आगे देखिए, शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? तो वो है दोस्तों विलोष्टनकारी गुण। कौन सा? विलोष्टनकारी गुण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है कास्टिक सोडा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक पशु प्रबंधक के कार्य होते हैं। एक पशु प्रबंधक के कार्य निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने से ये खट्टा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जर्सी गाय के दूध में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सी गाय के दूध में 5.5 वसा का प्रतिशत रहता है और प्रोटीन का 3.9% रहता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। देखिए, वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है। वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण है वो दोस्तों होता है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए यहाँ पे कारण ही दे रखा है, आर नहीं दे रखा। ठीक है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधने में मदद करती है और क्षरण को रोकती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या है वो नहीं करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध के निम्न उत्पादों में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सर्वाधिक वसा है वो दोस्तों घी में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, लंपी त्वचा रोग का कारक है। लंपी त्वचा रोग का कारक है तो वो है विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4। दोस्तों पिंजरों की निम्न 4 किस्में प्रचलित है। एक है फ्लैट डेक, एक है टेयर स्टेप, एक है डबल डेक और एक है ट्रिपल डेक। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए,
भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है। दोस्तों भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है कैल्शियम और फास्फोरस का दोस्तों ये अच्छा स्रोत होता है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, दूध में वसा में गिल्सरोल व वसीय अम्लों का अनुपात होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध में वसा में उपस्थित गिल्सरोल एवं वसीय अम्लों का अनुपात 1:3 होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:3। आगे देखिए भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार बताएं। तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, पशु के पुट्टे पर गहराई तक लगाए जाने वाले इंजेक्शन है। पशु के पुट्टे पर गहराई तक लगाए जाने वाले इंजेक्शन है तो वो कौन से है? तो वो है अंतःपेशी इंजेक्शन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतःपेशी इंजेक्शन। आगे देखिए भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट है। भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट है तो दोस्तों ये 70 से 80 प्रति मिनट है दोस्तों भेड़ की नाड़ी गति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं। रानीखेत बीमारी दोस्तों किसमें होती है? तो ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है और इसके लिए दोस्तों F1 स्ट्रेंथ और दोस्तों F1 स्ट्रेंथ और R2B स्ट्रेन ये वैक्सीन लगाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखिए नवजात पशु की नाभि में सूजन एवं मवाद किस रोग का लक्षण है? तो दोस्तों ये कौन से रोग का लक्षण है? तो ये नेवल रोग का लक्षण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैल्शियम की कमी से। आगे देखिए लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है। लंगड़ा बुखार रोग का दोस्तों रोगजनक है तो वो कौन सा है? तो वो है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में बीमारी के कारण या कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है? पशुओं में बीमारी के कारण या कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीमोफीलिया। ये आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये इसमें सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ये गलत दे रखे हैं सारे। आगे देखिए यहाँ पे 133 नंबर का प्रश्न है, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है। मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है तो वो है दोस्तों विस्तृत पद्धति, अर्ध सघन पद्धति, सघन पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है वो दोस्तों पानी का होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पानी 90% होता है दोस्तों। आगे देखिए भेड़ की कौन सी वर्ण संकरित नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सी? तो वो है अविवस्त्र। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अविवस्त्र। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए बदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार होता है। तो दोस्तों इसके मादा पशुओं का भार होता है दोस्तों ये होता है 350 से 400 किग्रा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो ये भेड़ बकरियां पालते हैं दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं काविंग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, काविंग बोलते हैं। आगे देखिए निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? तो दोस्तों सबसे अच्छी विधि है वो है दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम योनि विधि। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूतन तक सफेद पट्टी होती है? तो ये होती है दोस्तों इसमें किसमें? टोटनबर्ग।
नस्ल की बकरी के। चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद पट्टी होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोला समुदाय किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो दोस्तों गाय और भैंस प्रकार के मवेशी पालते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देवली गाय की नस्ल, दोस्तों देवली गाय की जो नस्ल है ये द्विकाजी नस्ल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्विकाजी नस्ल। नेक्स्ट आगे देखिए, अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों ये लागू किया गया 1871 में। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है दोस्तों संवर्णी पेशियां। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संवर्णी पेशियां। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों वो है फीमर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। आगे देखिए, मसाई चरवाहों पर औपनिवेशिक शासन पर क्या असर पड़ा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है उनकी परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर प्रश्न है, सही कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? दोस्तों ये मेड काऊ नामक रोग है, ये प्रियोन से होता है, ठीक है, प्रियोन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और ये सर्वाधिक दोस्तों भेड़ों में होती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो वो है प्रोजेस्टोन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, प्रोजेस्टोन। आगे देखिए, कोंकणी किसान दंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? कोंकणी किसान दंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? क्योंकि दंगर उनके खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।